Good morning, all of you. And today we are going to discuss the most important topic of the chapter coordination compound, that is the concept of the crystal field theory. आप सभी ने जो पिछला वाला कंटेंट पढ़ा है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अकाउंट आपने पढ़ा। वीबीटी के बेस पर आप किसी भी कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हो अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन वीबीटी के अंदर लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। जैसे वीबीटी के बेस पर आप किसी भी कंपाउंड का जो स्पिन है, दैट इज द लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट कॉन्सेप्ट वाज मिसलीडिंग। तो वीबीटी का जो एक लिमिटेशन है, एक तो वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्पिनिंग के बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। दूसरा जो लिमिटेशन है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही मेटल एक तरफ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना रही है, वही मेटल दूसरे लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बना रही है। तो वाई इट्स सो, इसके पीछे क्या रीज़न है? नो जस्टिफिकेशन गिवन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नॉट ओनली दिस वन, जो आपका वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, इनके बारे में भी जो जस्टिफिकेशन दिया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज मिसलीडिंग। ठीक है, तो वीबीटी के इन सारे लिमिटेशंस को बताने के लिए, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में, इन सब बातों को सक्सेसफुली बताने के लिए जिस थ्योरी को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर? इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था हैंस बेथे इन द ईयर 1929 एंड जॉन वैन विलिक ने 1932 में। तो इन दो साइंटिस्ट का कलेक्टिव वर्क है और इन कलेक्टिव वर्क के बेस पर हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम CFT को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो है मेटल और लिगेंड जो होते हैं उनके बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिक एक डिफरेंस तो यहीं पर निकल के आ गया कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच का अप्रोच है, उस अप्रोच के अंदर भी दोनों कॉन्सेप्ट का ये माना गया। सेकंड थिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही माना जाता है। लिगेंड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, और आपको मालूम है लिगेंड्स का मतलब जिसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी हो। तो हम एक लिगेंड को हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन सच दैट द रिपल्शन बिटवीन देम नेगेटिव पॉइंट्स आर मिनिमम। जब भी कोई लिगेंड्स किसी भी मेटल के आसपास अप्रोच करता है तो उसका रिलेटिव अरेंजमेंट मेटल के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से होता है कि ताकि लिगेंड्स के बॉन्ड्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन की प्रॉपर्टी हो। तो सबसे बड़ी बात जो CFT में बताई गई कि जो लिगेंड है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और वो मेटल एटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल सेटअप कर लेता है। याद रखिएगा, इंटरेक्शन ऑफ दिस लिगेंड एंड मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स का मतलब होता है डी ऑर्बिटल्स का अलग अलग एनर्जी के हिसाब से अलग अलग सेट के अंदर टूट जाना। जब तक कोई लिगेंड किसी भी डी ऑर्बिटल को अप्रोच नहीं करता है तो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी एंड दिस टेंडेंसी नोन एज डीजेनरेट स्टेट। तो डीजेनरेसी मेंटेन करना किसी भी मेटल के लिए जब तक ही पॉसिबल होता है जब तक कोई लिगेंड उस मेटल एटम को अप्रोच ना करे। जब कोई निगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव पॉइंट लिगेंड जो एक मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो याद रखिएगा जो डी ऑर्बिटल्स
ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे लिगेंड से, कंपेरेटिवली वो डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। मैं अपनी बात को बताने के लिए एक थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जो आपने डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ी है, आप सभी को ध्यान है, जो 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इन सभी के अंदर आपको शेप का डिफरेंस हमेशा की तरह याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल मैं आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ। इन 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो बेसिक अकाउंट है वो क्या बता रहा है कि जो पहले वाले, जो ये वाले 3 एटॉमिक डी ऑर्बिटल्स हैं, इनका ओरिएंटेशन एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस हैं। और बाकी ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डी के, ये आपके ऑन द एक्सिस प्रेजेंट हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई लिगेंड इन सभी को अप्रोच करता है, तो अप्रोच करते वक्त इन सभी लिगेंड्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सबसे पहले इन दोनों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कंपेरेटिवली इन 3 को। तो जो डी ऑर्बिटल है उनकी प्रेजेंस में 5 के 5 डी ऑर्बिटल, ठीक है, अलग अलग डाइपोल सेटअप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से तो 3 डी ऑर्बिटल्स का एक सेट बन जाएगा और बाकी के 2 डी ऑर्बिटल्स का एक सेट सेटअप हो जाएगा। तो दिस फिनोमिना नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ द डिजेनरेसी, या सिंपली यू कैन से स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अब देखिए, जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में मैंने डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ पर इंडिकेट किया है जो अभी तक लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आया है। जैसे ही लिगेंड इन डी ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में आएगा तो जो एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की होती है वो समवॉट बढ़ जाएगी। तो ये स्टेज 1 है और ये आपकी स्टेज 2 है। अब डी ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड का डाइपोल सेटअप होना शुरू होगा, और जब डाइपोल सेटअप होना शुरू हो जाएगा तो डी ऑर्बिटल 2 अनइक्वल सेट्स ऑफ एनर्जी में डिवाइड हो जाएगा। अपर वाले एनर्जी के सेट को हम Eg और नीचे वाले एनर्जी के सेट को हम T2G कहते हैं। अगर हम इसको और भी डायग्रामेटिकली इंडिकेट करें तो इस इंडिकेशन में जो डी ऑर्बिटल्स ऊपर वाले हैं ये कौन से हैं? जो लिगेंड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, और इनको नाम दिया गया Eg। और जो नीचे वाले आपके डी ऑर्बिटल्स हैं ये वो डी ऑर्बिटल्स हैं जो कंपेरेटिवली लेस इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके लिगेंड से। अब क्वेश्चन ये आता है, इस डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है? इस डॉटेड लाइन को हम बारी सेंटर या सिंपली एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जो इस एवरेज एनर्जी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ प्लस में होगी, और जो नीचे की तरफ है उनकी एनर्जी आपकी माइनस में प्रेजेंट होगी, और दिस इज नोन एज एवरेज एनर्जी ऑफ द लिगेंड। ठीक, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम इन वाले Eg की एनर्जी के लेवल को कैसे कैलकुलेट करें? याद रखिएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3/5 करना पड़ेगा। हमने 3 यहाँ पर क्यों लिया? आपको मालूम है 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 5 में से 3 यहाँ पर मिसिंग है, और जो मिसिंग वाले हैं उनको 5 से डिवाइड करिए तो ये आएगा आपका, दिस इज 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब एवरेज एनर्जी या काइनेटिक एवरेज एनर्जी ऑफ दिस डी ऑर्बिटल्स। जो नीचे वाले 3 हैं इनको हम 2/5 करेंगे। क्यों करेंगे 2/5? 2 यहाँ से मिसिंग है, वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की तरफ। तो जो नीचे वाले T2G हैं इसको 2/5 करने पाएगा -0.4। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आने का मतलब है हम उसको 1 इंटू -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो हम उसको 1 इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो हम 2 इंटू -0.4 करेंगे, और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो हम 2 इंटू 0.6 डेल्टा ओ करेंगे। तो इन दिस वे दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी
जो दोनों d ऑर्बिटल्स के बीच में क्रिएट हुआ, हम इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को T2g से Eg तक पहुंचने में या Eg से T2 तक पहुंचने में इतनी एनर्जी के गैप को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसको डेल्टा ओ से इंडिकेट किया गया है। एंड ओ का मतलब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। जिस डायग्राम के बारे में, ये जो डायग्राम आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये डायग्राम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ओनली फॉर डी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। ठीक है, तो इन दिस वे इस डायग्राम को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। तो कहने का मतलब यह है, बस लिगेंड के आने की देर थी और लिगेंड के आने की वजह से बेचारा डी एटॉमिक ऑर्बिटल दो अनइक्वल सेट के अंदर टूट गया। ठीक है, तो जो उनकी यूनिटी थी वो खत्म हो गई और वो बेचारे दो अनइक्वल सेट के अंदर स्प्लिट अप हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमारा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन D1 कॉन्फ़िगरेशन है। आपको मालूम है D का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, या D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, या D5 के बाद D6 है, D7 है, D8 है, D9, D10। तो 1 से लेके 10 तक D आपके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर आना, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ही आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आएगा। अब चौथे के लिए दो चॉइस होंगी, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन DXY, DYZ और DXZ में 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद चौथे वाला इलेक्ट्रॉन भी DXY में एंटर करेगा। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है तीनों D के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब तीनों D के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेंगे। ये भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो चौथे वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए इनके इस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। जो 3 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट हैं और वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम है हाफ फील्ड स्टेबल होता है, और जब 3D एटॉमिक ऑर्बिटल का एक सेट आपका प्रेजेंट है और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो चौथे वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए इनके रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जितनी एनर्जी हमको चाहिए उस एनर्जी को हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाने के लिए हमें पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। आप सभी ने पढ़ा अभी तक, जब D ऑर्बिटल के कांटेक्ट में कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड उस D एटॉमिक ऑर्बिटल को डेल्टा O एनर्जी लेवल तक शिफ्ट कर देता है। तो जो एनर्जी इन D ऑर्बिटल्स के पास अवेलेबल है वो डेल्टा O है। जो पेयरिंग करने की एनर्जी चाहिए हम उसको P से इंडिकेट करें। अगर डेल्टा O की वैल्यू P से ज्यादा है, जो लिगेंड डेल्टा O को पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा क्रिएट कर लेता है, उस लिगेंड के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करना पॉसिबल होता है। और जो लिगेंड ऐसा नहीं कर पाते वो यहां पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करा पाएंगे, लिए उनको अपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अभी तक एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इन अदर वर्ड वी कैन से, जिन लिगेंड्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होती है? पेयरिंग एनर्जी से, आप उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हो। और जिन लिगेंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू छोटी होती है P से, आप उनको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हो। क्या बोला मैंने? जो लिगेंड जिनकी डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, आप उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलोगे, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करा सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर किसी भी लिगेंड के लिए डेल्टा O की वैल्यू P से कम है तो उसको आप वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे, और वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने की बजाय
चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं क्योंकि T2G सेट भरेगा, और वीक फील्ड लिगेंड से आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो याद रखिएगा, पहली बार किसी कॉन्सेप्ट ने, वीबीटी का कॉन्सेप्ट तो मिसलीडिंग था, उसमें इतने लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को हटाकर सीएफटी ने पहली बार दो बातों को आपस में लिंक कर दिया। एक तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, दूसरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। जब T2G सेट ही भरे, ठीक है, जब तक हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, दोनों पॉसिबिलिटी में फिलिंग सिर्फ T2G की हो रही है, तो ऐसा कर पाना किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बस की बात है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो तीन यहाँ आने के बाद चौथे पांचवें के आने की संभावना यहाँ पर होती, तो वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होता और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता। तो in this way the concept of the CFT can easily explain the difference of the low spin complexes and the high spin complexes। तो याद रखिएगा, strong field ligand वो ligand होते हैं जिनकी डेल्टा O का एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इस टोटल डेल्टा O को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इसको हम 2/5 करते हैं। 2/5 क्यों बोला, क्योंकि दो यहाँ से मिसिंग थे, और यहाँ हम इसको 3/5 करते हैं क्योंकि यहाँ से 3 डी एटॉमिक ऑर्बिटल मिसिंग है। तो ये आएगा 0.6 और ये आता है आपका -0.4, और बीच की एनर्जी को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी ऑफ बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा ओ से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए, जो बात मैंने अभी तक आपको बताई है, द कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो ये आया CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं इसको, -0.4x प्लस 0.6y। x का मतलब जो नीचे वाले T2G हैं, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे ही EG के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम y से इंडिकेट करते हैं, अगर 1 है तो y की वैल्यू 1, 2 है तो y की वैल्यू 2, अकॉर्डिंगली हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी होती है, -0.4x प्लस 0.6y, और यही वो एनर्जी है जिसके बेस पर हम लिगेंड को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या इंक्रीजिंग में अरेंज करिए। इसका मतलब हम पहली बार लिगेंड को क्लासीफाई करना सीख गए, जिन लिगेंड्स के लिए डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और जिन लिगेंड्स के लिए इस डेल्टा O की एनर्जी कम होती है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर CFSE के बेस पर सबसे ज़्यादा जो अरेंजमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज गिवन बिलो। सबसे टॉप पोजीशंस पर कौन सा प्रेजेंट है, दिस इज CO, कार्बोनिल ग्रुप, और सबसे बॉटम पे कौन सा प्रेजेंट है, दिस इज I नेगेटिव, आयोडाइड आयन। सबसे कम डेल्टा O किसकी होती है, I नेगेटिव की, तो ये वीक फील्ड लिगेंड हुआ, और Br नेगेटिव इससे स्ट्रांग होगा, S2 नेगेटिव इससे और स्ट्रांग होगा, और इस तरीके से हम सारे के सारे लिगेंड्स को इस ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, आपका अमोनिया है, NO2 नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, CO नेगेटिव है, ये NCS है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ऑन द अदर हैंड I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो दिस चार्ट यू हैव टू रिमेंबर, आप इस पूरे अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हो। दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इस सीरीज के बेस पर हम सारे के सारे लिगेंड्स को अरेंज करना सीख चुके हैं। तो फर्स्ट थ्योरी बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश द लिगेंड्स एंड देयर नेचर,
जिसको कैलकुलेट करने का हमको एक तरीका भी बता दिया गया CFSE के बेस पर। तो दिस होल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। याद रखिएगा, जो जिस टॉपिक पे मैं आ रहा हूं यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको D1 से लेके D10 तक एनर्जी कैलकुलेट करना सीखना होगा। अब देखिए यहां पर, अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, आपको मालूम है -0.4 T2G के लिए होता है और -0.6 EG के लिए होता है। तो जब D में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे कम एनर्जी वाले T2G में एंटर करेगा। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और Y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी -0.4। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर भी है, X वैल्यू कितनी होगी 2, Y की वैल्यू 0। मतलब आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ अप्रोच करेंगे, पहला DXY में जाएगा, दूसरा DYZ में जाएगा। वही आपका होन्स रूल इंप्लीमेंट होगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए रिस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये हो रहेगी आपकी -0.8 और 0.6 Y बिकम्स 0 फॉर दैट। D3 के लिए भी सेम प्रॉपर्टी, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे T2G के अंदर और EG में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब -0.4 इंटू 3 एंड दिस वैल्यू बिकम्स -1.2। ठीक है, अब सारा कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट होगा वो आपका क्रिएट होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जहां से आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इस पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो बातें हैं। अगर कोई D4 में पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसका डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, मतलब वो पेयरिंग करा सकता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी कहां एंटर आएगा T2G में, EG में नहीं जाएगा, एनर्जी निकालिएगा 4 -0.4 मल्टीप्लाई करने पर -1.6। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो चौथे इलेक्ट्रॉन की T2G में जाने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है और वो शिफ्ट कहाँ करेगा EG के अंदर। तो पहली बार EG में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है और ये आएगा 3 इंटू -0.4, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया, 0.6 इंटू 1 और इसको कैलकुलेट करने पर एनर्जी आएगी -0.6। इन अ सेम वे आप एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे D5 के लिए। D5 के लिए भी सेम प्रॉपर्टी, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये और ये आएगी 2.0 और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अल्टीमेटली यहां पर चौथे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पांचवें की यहां पर हो जाएगी। D6 के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन तीनों यहां फिलअप हो जाएंगे और D5 के लिए अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये यहां पर 3 आ चुके थे, यहां पर भी 3 आ चुके हैं, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। अब D7 से आप नोटिस करेंगे D7 के अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर। अब 7 के लिए यहां स्पेस ही नहीं है तो 7 की शिफ्टिंग कहां होगी, ऊपर की तरफ। एनर्जी यू कैन कैलकुलेट 6 इंटू -0.4 प्लस 0.6, ये आएगी -1.8। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, अब सिक्स्थ यहाँ पर आएगा, सेवंथ यहाँ पर आएगा। तो एनर्जी 5 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 एंड अकॉर्डिंगली। और D8, D9 और D10 दोनों की कंडीशन सेम रहेंगी और तीनों के लिए D8, D9, D10 के लिए दोनों में सेम कंडीशन होंगी और एनर्जी का लेवल 1. तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर भी D8, D9, D10 की एनर्जी के लेवल को इंडिकेट कर सकते हो। तो इन दिस वे द CFT वो इंपॉर्टेंट थ्योरी है
जिसके बेस पर आप डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी कर पाए और डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स का आपने एनर्जी का लेवल भी कैलकुलेट कर लिया और आपने ये भी नोटिस करा कि कौन सा लिगेंड किस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब नीचे वाले T2G भरते हैं तो आप उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इनकी पेयरिंग कराने वाले लिगेंड का नाम होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इन द नटशेल यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑलवेज फॉर्म द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑन द अदर हैंड जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाते, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां भेजने के बाद वो चौथा Eg में भेजेंगे, तो ऊपर वाला भर रहा है तो आप इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे। तो इन दिस वे दिस थ्योरी was successfully explain the shifting of the electron from Eg to T2G and in this way आप इसके फॉर्मेशन को बता पा रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। D1 से लेके D10 तक आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को इजीली बता सकते हो। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, इसका पता लगाना भी पॉसिबल है। अगर इन T2G और Eg में से एक भी हाफ फील्ड है, इनमें से कोई एक भी हाफ फील्ड है तो वो पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक भी आपका कंप्लीटली फील्ड है तो वो डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो कलर होता है उस कलर के लिए भी यही कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिबल है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में शिफ्ट करेगा या हायर से लो में शिफ्ट करेगा तो रेडिएशन के किसी न किसी पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें करानी है T2G से Eg के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को लोअर से ऊपर भेजने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा T2G से Eg के अंदर, तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर होगा। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिकली कलर को एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की CFT थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग T2G से Eg में, Eg से T2G के अंदर, इसको बताने के लिए भी आपकी यही थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है। और इस थ्योरी के बेस पर तो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दी, आपने कलर बता दिया, आपने इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी, इनका कॉन्फ़िगरेशन, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इन सभी के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताया है। तो अभी तक की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो 2 पॉइंट बता दिए मैंने, ये देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये प्रॉपर्टी का एक समरी मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में समरी है जिसका डिटेल डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। कलर के बारे में, तो कलर का मतलब जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लीज गॉन थ्रू बाय दिस टॉपिक और इन दिस वे आप इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना सीख सकते हो। ठीक है, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट है। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बी कंसीडर्ड टू बी derived from octahedral by removing the negative charge from the z-axis. As these negative charge are removed, dz square, dxz और dyz orbitals, all of which have z component becomes more stable than the other one. तो याद रखिएगा, जो डिफरेंस आपकी प्रॉपर्टी में क्रिएट होगा उस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए आपके डी ऑर्बिटल्स का से जेड एक्सिस को हटाना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब अब जो ओरिएंटेशन है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये जो पार्ट है ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। Eg एंड T2G में जरा ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ऊपर जो पहुंचेगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नंबर 2 पे आएगा डी एक्स वाई,
नंबर 3 पे आ जाएगा डी एक्स जेड स्क्वायर, और सबसे नीचे आएगा डी एक्स जेड और डी वाई जेड, क्योंकि इनको रिमूव कर दिया गया, सबसे नीचे आ गए, ये फिर उससे ऊपर, ये उससे ऊपर और ये सबसे ऊपर। तो इन दिस वे T2G एंड EG का जो पार्ट है वो अब आपका 1 2 3 4 सेट में अलग हो जाएगा। तो समवॉट डिफरेंस इज क्रिएटेड फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट है। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी आपको डिफरेंस उल्टा मिलेगा। जो T2G सेट था वो जाएगा ऊपर की तरफ और जो EG सेट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, जिसके बेस पर आप इस स्प्लिटिंग को भी रिवर्स करते चले जा रहे हो। तो जब भी आप कोई कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करें तो आपको कंपाउंड की शेप याद में होनी चाहिए, या तो वो स्क्वायर प्लेनर शेप है, या फिर टेट्राहेड्रल शेप है, या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो इन दिस वे कंपाउंड की ज्योमेट्री का सिंपल सा फंडा जो आपको समझना है CFSE की, वो उनकी शेप के अंदर हिडन होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लास 12 के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पर CFSE को कैलकुलेट करना आपने सीख लिया है। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, उनको एक्सप्लेन करना सीखिए। एंड कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन ऑल्सो बी explained by the crystal field theory.